चलो सारे बच्चे आ गए हैं, एक बार जितने भी बच्चे प्रेजेंट लिख दो। सारे बच्चे जो भी आ गए हैं एक बार प्रेजेंट लिख दो बच्चों। ओके, ऑलमोस्ट सारे बच्चे प्रेजेंट है, चलो बहुत बढ़िया, नाइस। चलो सारे बच्चे आ चुके हैं, क्या आवाज सही से आ रहा है बच्चों? क्या आवाज सही से आ रहा है? ओके, सब सही से आ रहा है, नाइस। चलिए बेटा, तो अभी मैंने पहले तो किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे हैं आज के पेपर में। बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप किस टाइप के एमसीक्यूज पूछोगे, तो पहले उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आज मैंने किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे हैं और आपको उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा काम वही रहेगा, थोड़ा सा एमसीक्यूज। चलिए, टाइप 1। चलो पहले कौन से टाइप के एमसीक्यूज है थोड़ा ध्यान देना बेटा। लेक्चर खत्म होने के बाद आपको 12 बजे से पहले बेटा पेपर आपके पेरेंट्स को दे दिया जाएगा। 12 बजे तक आप वेट कर सकते हो, उससे पहले आपको पेपर मिल जाएगा 12 बजे से पहले। तो पहले तो किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे हैं ध्यान देना। टाइप 1 कोऑर्डिनेशन नंबर એટલે કે છોકરાઓ સવર્ગ આંક ये कैलकुलेट करने के एमसीक्यू पूछे हैं। एंड ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा ऑक्सीडेशन आंक। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना बेटा। एक एग्जांपल लेते हैं। पहले वाले का मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरे वाले का मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके बताओ। चलो फटाफट बच्चों। पहला वाળાનો સવર્ગાંક અને ઓક્સિડેશન આંક શોધી બતાવો, બીજા વાળાનો સવર્ગાંક અને ઓક્સિડેશન આંક શોધી બતાવો। नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। पहले वाले का 6-3, यस बेटा, 6 मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। 6 मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ जुड़ने से 6 बॉन्ड बनते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऐसे करके। कोऑर्डिनेशन नंबर सवर्गांक हो गया बेटा 6। और अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोबाल्ट प्लस 3 एमोनिया प्लस 3 क्लोरीन, टोटल हो रहा है 0 बेटा। एमोनिया का कोई चार्ज नहीं होता, 0 क्लोरीन का होता है -1।
कोबाल्ट, और ये 3 इंटू -1 -3, -3 उस तरफ चला गया तो +3। चलो सही जा रहा है। दूसरे वाले का बताओ बेटा। क्वेश्चन 2 का 4 and 2, यस बेटा 4 and 2, 4 मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 4 हो गया। प्लेटिनम के अराउंड 1 2 3 4। और अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो प्लेटिनम और 4 क्लोरीन मिलकर आंसर आ रहा है -2। क्लोरीन का होता है -1 चार्ज, ये -4 को उस तरफ भेजेंगे बेटा तो +4 हो जाएगा। +4 -2 +2। सही है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वेरी नाइस। चलो सभी बच्चों को आ रहा है, तो फिर इसका फाइंड करो तो जरा बेटा। थोड़ा सा चेंज लाते हैं, अच्छा रहेगा। अभी इसका बताओ, चलो मस्त मस्त क्वेश्चन है। जब बेटा ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, ध्यान से सुनना बेटा, जब ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो पहले आयोनाइजेशन कर लो। છોકરાઓ જ્યારે આવો પ્રશ્ન આપ્યો હોય તો પહેલું કામ આયોનાઇઝેશન કરવાનું બેટા, પહેલે આયોનાઇઝેશન कर लो। बेटा जब आयोनाइजेशन करोगे तो SO4 है -2, तो इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा +2। अब इसका तो तुम्हें फाइंड करना आता ही है। જ્યારે પણ છોકરાઓ આવો પ્રશ્ન આપ્યો હોય ત્યારે પહેલા આયनीकरण કરી दो, आयंस को अलग कर दो, आयंस को अलग करने के बाद तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चार्ज फाइंड कर लो बेटा। Br का होता है -1 बेटा, इसका 0, इसका भी 0। -1 जो है बेटा वो उस तरफ चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया बेटा +3। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे बेटा, तो 3 अमोनिया, EN डाइडेंटेट लिगेंड है बेटा, 2 बॉन्ड बनाएगा और एक Br। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। संवर्ग आ કેટલો થઈ ગયો 6, ઓક્સિડેશન આ કેટલો થઈ ગયો +3। बेटा जिसको भी इसमें डाउट है वो बोलो डाउट, और जिसको डाउट नहीं है हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। क्या इसमें किसी को डाउट है? जब भी ऐसा पूछे बाहर आयोनाइजेशन कर दो, बाहर के आयंस अलग कर दो बेटा, अंदर के आयंस अलग कर दो, उसके बाद कैलकुलेट करो। क्या इसमें किसी को डाउट है तो डाउट लिखेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे। नहीं है, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा टाइप बेटा, चलो ये तो हमने समझ लिया। दूसरा टाइप, दूसरा टाइप पूछा है मैंने कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से, कलर रंग। तो बेटा ये तो रट्टा मारने वाले एमसीक्यू हो गए। ये तो कौन से एमसीक्यू हो गए? रट्टा मारने वाले। 4 कलर आपको याद रखने हैं। कौन सा कलर होता है बेटा? वायोलेट, जांबली, इसका कौन सा होता है बेटा? ग्रीन, लीलो। ये तो बेटा लिस्ट याद ही रख लेना है, रट्टा मारने वाले एमसीक्यू है बेटा। पेल ब्लू, आछो वादड़ी,
पर्पल ब्लू, एंड लास्ट में ये लिस्ट तो याद रखना है बेटा। सर हजी एक क्वेश्चन करावो एवो, ओके बेटा एक और कराता हूं, ठीक है। इसमें से एक एमसीक्यू पूछा है रट्टा मारने वाला, ये लिस्ट याद रख लेना है, इसके बाहर नहीं आ रहा कुछ। एक और एमसीक्यू दे रहा हूं, ऐसा एक और एमसीक्यू दे रहा हूं, चलो। इसका निकालो, सवर्गांक निकालो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि सवर्गांक, एंड ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन आंक निकालो, चलो फटाफट। आज आधा घंटा तो एमसीक्यू ही करेंगे, आधा घंटा 40 मिनट तक एमसीक्यू करेंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो फटाफट। विश्वा ने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया, 6 है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो बराबर निकाला है, 6 है, सही बात चल रही है। आदिश ने बराबर निकाला, सुविजय ने बराबर निकाला, भक्ति ने बराबर निकाला, मंत्र ने बराबर निकाला, ध्वनित का सही है। ऑक्सीडेशन नंबर 2 विश्वा का सही है। ऑप्टिकल आइसोमर्स वाला दीजिए, अभी देता हूं, अभी देता हूं, थोड़ा सा वेट कर लो। आकांक्षा का भी सही है, मुसानी, यस बेटा। देखो आयोनाइजेशन करेंगे, 2 Cl माइनस अलग एंड Fe NH3 En+2 अलग। अब बेटा इसका 0 है, इसका भी 0 है, तो ये +2 किसका हो जाएगा? Fe का। तो ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया +2। बोलो विश्वा क्या डाउट है, बोलो बोलो। डाउट पूछ सकते हो आप आज बेटा, एमसीक्यू है आज तो। यू कैन आस्क डाउट। पीवाईक्यूज में एक क्वेश्चन था, नंबर ऑफ आयन सेपरेटेड। यस बेटा, कितने आयन बन रहे हैं? देखो 2 Cl माइनस और ये पूरा का पूरा 1, टोटल 3 आयन। अगर आपको पूछे कि कितने आयन सेपरेट हो रहे हैं, तो बाहर देखो यहां पर कितने आयन बन रहे हैं, यहां 2 ही आयन बन रहे हैं, एक SO4 2 माइनस और एक ये पूरा का पूरा आयन। कितने आयन हो गए? नंबर्स ऑफ आयन सेपरेटेड 2। चलो ये भी एक करवाता हूं, नंबर्स ऑफ आयन सेपरेटेड, ये वाला एमसीक्यू भी करवाते हैं। छूटा पड़ेला आयनोनी संख्या। कितना आयन छूटा पड़ेगा, ध्यान देना, एक के बाद एक करेंगे। देखो पूरा का पूरा बैक बॉक्स हमेशा एक ही आयन बनाता है, पूरा बॉक्स हमेशा कितना आयन बनाता है? एक, और बाकी के 3 Cl माइनस। तो टोटल कितने आयन अलग हुए? ये एक और ये 3 बेटा, 4। एक और करते हैं, ये पूरा का पूरा बॉक्स एक ही आयन बनाता है बेटा, तो पूरे बॉक्स का एक ही आयन बनेगा। तो टोटल कितने आयन बने बेटा? 2। चलो तो एक और करो, मैं दे रहा हूं, एक और करो। इसमें कितने आयन सेपरेट हो रहे हैं, इसमें कितने आयन सेपरेट हो रहे हैं, बताओ। पहले वाले में, फर्स्ट में
और सेकंड में बताओ पहले वाले में कितने सेपरेट हो रहे हैं? पहले वाले में 2 ही सेपरेट हो रहे हैं। यस बेटा, पूरा बॉक्स अलग, एंड SO4 -2 अलग। टोटल कितने आयन सेपरेट हो रहे हैं? 2 आयन बेटा। और नीचे नहीं, नीचे जेम्स, नीचे वाला गलत है जेम्स। 2 आयन सेपरेट नहीं होंगे। Br2 नहीं होता कभी भी, Br माइनस होता है। 2 Br माइनस सेपरेट होंगे जेम्स, 2 Br माइनस। तो टोटल 3। टोटल कितने सेपरेट हो रहे हैं? 3 बेटा। अब किसी को डाउट है तो बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ। आदिश, आदिश को गलती हो रही है। ठीक है, विश्वा को डाउट नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ओके, सबको क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, कलर तो मैंने बोल दिया, इतना रटना है आपको। उसके बाद बेटा आपको पूछ सकते हैं कि कौन सबसे कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखा रहा है? लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। સૌથી ઓછું પ્રતિચુંબકીય ગુણધર્મ કોણ દર્શાવે છે? એન્ડ મોસ્ટ પેરામેગ્નેટિક બિહેવિયર। સૌથી વધુ પ્રતિચુંબકીય ગુણ कौन दर्शावे छे? तो बहुत ही सिंपल है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करनी है। चुंबकीय चाक मात्रा शोधो। जैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगी, चुंबकीय चाक मात्रा मिल जाएगी, जिसका ज्यादा वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा, और जिसका कम वो कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। एक एग्जांपल लेंगे। एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। चलो, इन दोनों में से ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन है और कम पैरामैग्नेटिक कौन है, पता लगाते हैं। ध्यान से देखना, ये Fe+3 है और ये बेटा Cr+3 है। दोनों में वीक लिगेंड है तो रीअरेंजमेंट तो हो ही नहीं रही है। ठीक है, Fe+3 मतलब आर्गॉन। Fe के लिए होता है बेटा 4s2 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे तो 4s0 3d5। इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 5.92 bm। इसका देखते हैं। आर्गॉन 4s2, सॉरी माय मिस्टेक, 4s1 3d5। अब +3 लिखा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। 4s से 0 और 3d 5 में से 2 कम कर दो तो 3। तो इसका मिल गया क्यों कुछ 3.87 अराउंड। तो ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन है? ये। कम पैरामैग्नेटिक कौन है? ये।
વધુ પ્રતિચુંબકીય કોણ છે? આ ને ઓછો પ્રતિચુંબકીય। બોલો ઓલ ક્લિયર બેટા? લીસ્ટ પેરામેગ્નેટિક, મોસ્ટ પેરામેગ્નેટિક ક્લિયર? आदिश कह रहा है सर फिर से बताओ। बेटा वीबीटी आता है आपको? आदिश मुझे सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में बताओ, क्या आपको वीबीटी आता है? आदिश मुझे बताएगा यस और नो में, क्या आपको वीबीटी आता है? आता है, बस वीबीटी फॉलो करना, आंसर आ जाएगा। बराबर। आदिश क्या फॉलो करोगे बेटा? वीबीटी फॉलो करना है, आंसर आ जाएगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं आदिश? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मस्त पूछा है। आपको यहां पर 3-4 एलिमेंट दे दिए, पता लगाना है कौन सा डायमैग्नेटिक है એટલે કે अनुचुंबकीय છે एंड आपको पता लगाना है बेटा कि कौन सा टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय। जब बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो, पहले तो फोकस करो टेट्राहेड्रल होने के लिए। चलो मैं आपको 4 ऑप्शन भी दे देता हूं बेटा, 4 ऑप्शन दे देता हूं। चार ऑप्शन दे दिए मैंने, ठीक है। अभी सुनना ध्यान से बेटा, एक लॉजिक पहले तो सुन लो। अगर टेट्राहेड्रल होना है, चतुष्फलकीय होना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि सवर्ग आंक होना चाहिए 4। तो 6 वालों को तो पहले ही हटा दो, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सवर्ग आंक कितना चाहिए बेटा? 4 चाहिए, 6 वाले हो ही नहीं सकते। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, ऑप्शन क्या है? या तो ये होगा या तो ये होगा। तो फिर गिन लो बेटा। कैसे गिनोगे? ध्यान दो, पूरा वीबीटी लगाओ, आंसर आ जाएगा। पूरा वीबीटी लगाना है कि भाई यहां पर निकल का चार्ज कितना है? निकल का चार्ज है +2, तो लिखेंगे ऐसे आर्गॉन 4s0 3d8। फिर देखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 8 इलेक्ट्रॉन रीअरेंज करके भरेंगे और फिर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4। तो बेटा इधर तो मिल रहा है DsP2। फिर इसका गिनेंगे, निकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है बेटा, ठीक है, निकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आर्गॉन 4s2 3d8। लेकिन बेटा हमारे पास लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो पहले ऐसा था, पहले ऐसा था,
कि हमें क्या करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट। तो चलिए रीअरेंजमेंट करते हैं बेटा। इसको हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा और इस पैर को भी हटाना पड़ेगा, और रीअरेंजमेंट कुछ ऐसे करना पड़ेगा। हो गए 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन रीअरेंज, और उसके बाद लिगेंड के इलेक्ट्रॉन sp3। बेटा sp3 में टेट्राहेड्रल मिलता है, बराबर, चतुष्फलकीय। पहले वाले में तो बेटा dsp2 है, ए ऑप्शन नहीं आ सकता। dsp2 होने के कारण, dsp2 होने के कारण क्या आंसर आएगा बेटा यहां पर आपका, स्क्वायर प्लेनर, समतलीय चौरस। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है कि ऑल क्लियर है बेटा? dsp2 से नहीं होता टेट्राहेड्रल। यस, हमें तो क्या पूछा था बेटा, डायमैग्नेटिक एंड टेट्राहेड्रल, तो कौन सा आंसर आएगा, सी आएगा। क्या सबको क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बस बेटा इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, कुछ नया नहीं आता है। हम लोग ने बस पहली बार देखे होते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं। हमको अंदर से आता है बेटा, सब आता है, लेकिन फर्स्ट टाइम एमसीक्यू देख के थोड़े से घबरा जाते हैं, नया नया लगने लगता है पुराना ही, लेकिन लगता तुमको नया है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा टाइप का एमसीक्यू आ सकता है, चलो। बहुत इजी पूछा है बेटा, बहुत इजी। एम्बिडेंट लिगेंड कौन सा है, ऐसा पूछा है, एम्बिडेंट लिगेंड कौन सा है। तो हमारी बुक में बेटा दो ही एम्बिडेंट लिगेंड, बेटा एम्बिडेंट लिगेंड पूछू से, बराबर। हमारी बुक में एम्बिडेंट लिगेंड दो ही है, NO2, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है, अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो ONO और नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो NO2। दूसरा एम्बिडेंट लिगेंड ये वाला है, HCN NCS, दो ही है एम्बिडेंट लिगेंड, बराबर। अभी एक और क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना। ऐसा पूछा है कि मान लो तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है, मैं बदल देता हूं कंपाउंड, कंपाउंड मैं बदल देता हूं, ZnCl4 K2ZnCl4, ऐसा कंपाउंड दिया है बेटा। 1 कलाक 30 मिनट, 1 आवर एंड 30 मिनट बेटा, 1.5 घंटा लिखना है आराम से। 1.5 घंटे के ऊपर 10 मिनट चाहिए तो भी ले लेना, मना नहीं कर रहा हूं बेटा मैं। 1.5 घंटे के ऊपर 10 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए तो भी ले लेना, लेकिन टेक्स्ट बुक का वर्ड टू वर्ड लिखना है, कुछ स्किप करना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, पहले तो इसका आयनाइजेशन करो बेटा, 2K+ अलग और ZnCl4-2 अलग। पहले जिंक का ये कैलकुलेट करो, इसमें से आपको बेटा हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। संकरण शोधवानु जो छोकराओ, संकरण। देखो जिंक 4 क्लोरीन, आंसर आ रहा है -2,
क्लोरीन का -1 होता है, मतलब -4 हो गया बेटा, -4 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +4, तो जिंक मिल गया आपको +2। ठीक है, तो फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। आर्गॉन 4s2 3d10, तो जिंक का +2 क्या हो जाएगा, आर्गॉन 4s0 3d10। सर लास्ट कितने टाइम में टेस्ट सबमिट करना है? बेटा आपको पूरे दिन में जब भी टाइम मिले, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मुझे भाई 6 बजे के पहले पेपर दे दो, और ट्राई करना कि आप शाम से पहले दे दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 12 बजे पेपर आ रहा है तो मुझे 1.5 घंटे के अंदर 1:30 बजे चाहिए पेपर या 2 बजे पेपर चाहिए, ऐसा कोई जल्दी नहीं है। अच्छे से प्रिपेयर कर लो, प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद पूरे टाइम में जब भी आपको टाइम मिले पूरे दिन में शाम से पहले बस सबमिट करवा देना। चलो Zn+2 मिल गया है। संकरण फाइंड करवानो जो छोकराओ हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, तो 3D तो पूरी पहले से ही भरी हुई है, 3D तो पूरी पहले से ही भरी हुई है। ठीक है, 4s खाली है, 4p खाली है, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कहां लगेंगे बेटा, 4s पे लगेंगे और 4p पे लगेंगे। sp3 मिल गया हाइब्रिडाइजेशन बेटा, संकरण मड़ी गयू sp3, समझ में आया? फिर से K2ZnCl4 में हाइब्रिडाइजेशन मांगा है, संकरण मांगा है, 2 K+ अलग कर दिए, ZnCl4 -2 अलग कर दिया, उसके बाद जिंक +4 क्लोरीन, आंसर आ रहा है -2, तो ये क्लोरीन का -4 -2, तो टोटल जिंक हो गया +2, मतलब 4s0 3d10, जिंक +2 का क्या होता है 4s0 3d10, 3d तो पूरी भरी हुई है, 10 मतलब 4s खाली है 4p खाली है, तो क्लोरीन 4 है, 4 लिगेंड भरेंगे, sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। बोलो बेटा ऑल क्लियर है क्या? बेटा ऑल क्लियर है आपका? ठीक है, एमसीक्यू पहला टाइप कौन सा पड़ा? कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने वाला। सवर गा कने ऑक्सीडेशन आंक शोधवानो। उसके बाद टाइप 2 आयन्स कितने सेपरेट होते हैं, कितना आयनों छूटा पड़े छे, ये पढ़ा हमने टाइप 2। टाइप 3 बेटा कलर के ऊपर पढ़ा, रंग के ऊपर। टाइप 4 कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, कौन कम पैरामैग्नेटिक है, कયું વધુ પ્રતિચુંબકીય છે અને કયું ઓછું પ્રતિચુંબકીય છે, वो पढ़ा हमने। जिसका मोमेंट ज्यादा वो ज्यादा, ये ज्यादा क्योंकि उसका मोमेंट कैसा है ज्यादा, और ये कम लेस क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा मिला, कम मिला। फिर हमने सीखा एक साथ शेप और मैग्नेटिक मोमेंट, वीबीटी फॉलो करो आंसर आएगा बेटा। तो ये हो गया टाइप कौन सा, 5 आ गया, टाइप 5। एम्बिडेंट लिगेंड कौन से होते हैं, टाइप 6, ये तो इजी था। और लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन संकरण फाइंड करना है बेटा, टाइप 7। सात टाइप 7 एमसीक्यू, बोलो 1 मार्क कटेगा बेटा। जिसको डाउट है अभी बोल लो, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू में 1 भी मार्क तुम्हारा आज के पेपर में कटना नहीं चाहिए, मेरे को ये समझ में आ रहा है। चलो बोलो क्या कटेगा मार्क, क्या मार्क कटने की संभावना है बेटा? क्या फुल लाओगे? जिसको फुल मार्क्स लाने हैं आज के एमसीक्यू में +7 लिखो, नहीं कटेगा। नाइस, तो 7 मार्क तुम्हारे आज के पेपर में फाइनल हो गए, 7 मार्क आने चाहिए। नाइस, बहुत बढ़िया। तो आज के पेपर के 7 मार्क तो हमारे आ गए एमसीक्यू में। उसके बाद तुमको वीबीटी आता है, वो 4 मार्क आ जाएंगे। क्रिस्टल फील्ड थियरी कल ही पढ़े हैं, जिसने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, क्रिस्टल फील्ड थियरी, और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कलर, रंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रंग,
જેણે संयोजकता बंधनवाद કર્યું હશે, रंग કર્યું હશે, CFT 8 मार्क आ जाएंगे बेटा। सर बोर्ड में भी ये 7 टाइप में से ही आ सकते हैं ना? यस बेटा, चैप्टर 9 में से 4 एमसीक्यू आते हैं। चैप्टर 9 में से 4 एमसीक्यू आते हैं, जिसमें से 3 एमसीक्यू इसी टाइप के होंगे, और अगर किस्मत अच्छी रही तो चारों के 4 एमसीक्यू इसी टाइप के होंगे। बराबर। कभी कभार ऐसा भी पूछ लेती कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। अगर हम लोग बेटा बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में और पूछ सकते हैं, बोर्ड के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। चलो बोर्ड में और क्या पूछ सकते हैं बेटा? बोर्ड में पूछ सकते हैं लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ऐसा पूछ सकते हैं आपको। हाँ, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स लिगेंड पर डिपेंड करते हैं। यस बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल, और वीक लिगेंड तो कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल। लिगेंड के ऊपर से बेटा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। उसके अलावा कलर तो हमने कर लिया। कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। मेटल कार्बोनिल, धातु कार्बोनिल, बंद। एक यहां से आ सकता है, और कहां से आ सकता है देख लेते हैं। वर्नर के ऊपर से आ सकता है, वो तो तुमने प्रिपेयर किया, मार्क नहीं घटेगा। वर्नर के ऊपर से, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा, इतने में से ही आ सकता है। आइसोमरिज्म पे एमसीक्यू बता रहे थे। यस बेटा, आइसोमरिज्म, यस आइसोमरिज्म में से भी एमसीक्यू आ सकता है। आइसोमरिज्म समघटकता। चलो एक एमसीक्यू करते हैं आइसोमरिज्म वाला। चलो आइसोमरिज्म वाला एमसीक्यू करेंगे बेटा। आइसोमरिज्म which of the following will have optical isomer? कौन प्रकाशीय समघटकता दर्शाव से, कौन है जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा? चलिए गिनते हैं। पहला दिया है बेटा सिस, दूसरा दिया है बेटा सिस, तीसरा दिया है बेटा ट्रांस, चौथा दिया है बेटा चलो बताओ कौन है जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रकाशीय समघटकता दर्शाव से, बोलो कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो? मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स लिगेंड पर डिपेंड कर से। यस बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग प्रबल लिगेंड तो स्टेबल એટલે કે સ્થિર કોમ્પ્લેક્સ, એન્ડ વીક लिगेंड तो લેસ સ્ટેબલ, ઓછું સ્થિર।
नहीं बेटा, सोच के बताओ बेटा, सोच के, ऐसे ए और बी ऐसे फेंकम फेंक नहीं करने का बेटा, सोच के बताओ बेटा, फेंकम फेंक नहीं करने का। डेक्स्ट्रोलिवो ना आवे, हाँ बेटा, डेक्स्ट्रोलिवो में से कौन सा है जो डेक्स्ट्रोलिवो बना सकता है, ये क्वेश्चन है। मंत्र कौन सा डेक्स्ट्रोलिवो बना सकता है, ये क्वेश्चन है। कौन सा है ऐसा नहीं पूछा है, कौन बना सकता है ऐसा पूछा है। नहीं बना सकता, नीचे वाला ट्रांस है बेटा, ट्रांस कभी नहीं बना सकता। ए होगा नहीं, हाँ यहाँ आइसोमरिज्म में गलती हो रही है बच्चों की। बी आएगा बेटा, बी। देखो कैसे आएगा, सुनो ध्यान से, ठीक है, लॉजिक को ध्यान से सुनना और समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक बच्चे लॉजिक को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान दो। पहली बात बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर प्रकाशीय समघटकता ना सूत्रों, कौन से दो सूत्र पढ़े हैं हमने बेटा? एक पढ़ा है MX2 LL2 और दूसरा पढ़ा है MLL3। दो ही सूत्र पढ़े, MX2 LL2 MLL3। उसके अलावा क्या कोई हमने पढ़ा है बेटा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में? ये दो ही पढ़े हैं, मुझे याद है वहां तक तो दो ही पढ़े हमने। अभी ध्यान से सुनना, ये क्या है? ये है MX2L2, तो नॉट पॉसिबल, मैच नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये है MX2LL2, हो सकता है। फिर ये क्या है? MX2L2, नॉट पॉसिबल। और ये क्या है? MX2LL2, हो सकता है। दो चांस है। अभी दो चांस में ध्यान से देखना बेटा, दोनों चांस के अंदर ध्यान से देखना। एक ट्रांस है बेटा, ट्रांस का मतलब आमने सामने होंगे, ये ट्रांस हो गया। ट्रांस में कभी भी प्रकाशीय समघटक ऑप्टिकल आइसोमर मिल ही नहीं सकता। ट्रांस में कभी डेक्स्ट्रोलिवो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान से देखो दोनों तरफ सेम अमाउंट में लिगेंड है, नॉट पॉसिबल। सिस में मिल सकता है, राइट साइड ज्यादा लिगेंड डेक्स्ट्रो, लेफ्ट साइड ज्यादा लिगेंड लिवो, तो किस में मिलता है बेटा? सिस में मिलता है, ट्रांस में कभी नहीं मिलता। ट्रांस में कभी भी आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं मिलता है, किस में मिलता है? सिस में मिलता है। क्योंकि बेटा इसका मिरर इमेज बनाओ बेटा, सेम टू सेम मिलेगा। हम डेक्स्ट्रो लिवो कैसे कैलकुलेट करते हैं? राइट साइड ज्यादा लिगेंड तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट साइड ज्यादा लिगेंड तो लिवो। इधर तो राइट साइड एक है, लेफ्ट साइड एक, क्या करोगे डेक्स्ट्रो लिवो का, बताओ मुझे। समझ गए मंत्र? सर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से एमसीक्यू आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं, पूरे आइसोमरिज्म में कहीं से भी आ सकते हैं। स्ट्रक्चरल बेटा બંધારણીય સમઘટકમાંથી પણ આइसोमरिज्म આવી શકે છે, બંધારણીયમાંથી भी, और स्टीरियो में से भी आ सकता है। अवकाशीय समघटकता, दोनों में से ही आ सकता है, बराबर। चलो एक आइडिया करते हैं। आयोनाइजेशन सॉल्वेट एक बार बताना सर प्लीज। बता देता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आयोनाइजेशन भी बता देता हूँ, सॉल्वेट भी बता देता हूँ। चलो ध्यान से सुनो। आयोनाइजेशन,
इजी है बेटा। एक आयन अंदर मोकलो, एक आयन बाहर लाओ। तो क्या हो गया ये? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। सॉल्वेट बेटा, जिसको गुजराती में कहते हैं द्रावक मिश्रण, समघटकता, वो भी करते हैं बेटा। ऐसा हो वाटर को अंदर लाओ, आयन को बाहर ले जाओ। तो ये हो गया बेटा सॉल्वेट द्रावक मिश्रण। H2 अंदर से भी बाहर ला सकते हो, जैसे ये देखो। एक Br अंदर भेजो, एक H2O बाहर लाओ। तो ये सारे कौन से आइसोमर हो गए? सॉल्वेट आइसोमर। आयन सेम होने चाहिए बेटा, लेकिन अंदर बाहर का डिफरेंस होना चाहिए। सारे आयन सेम होने चाहिए, अंदर बाहर का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये चीज आयन के साथ हो रही है तो आयनिक आइसोमरिज्म, एंड अगर पानी के साथ हो रही है ये चीज तो सॉल्वेट आइसोमरिज्म या फिर द्रावक मिश्रण समघटकता। चलिए सुनना ध्यान से, ठीक है बेटा। एक मस्त दे रहा हूं एमसीक्यू, अगर ये सॉल्व कर लिया तो इसके बाहर तो वैसे भी कुछ नहीं आ रहा है। चलो मस्त एमसीक्यू दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, आपको मुझे ये बताना है टोटल आइसोमर कितने बनते हैं? कुल समघटक कितना मरसे? इसके अंदर टोटल कितने आइसोमर मिलेंगे? कुल समघटक कितना मिलेंगे? ऑप्शन भी दे रहा हूं। चलो पहले तो मुझे भी देखना पड़ेगा कितने बन रहे हैं, फिर ही आपको बता पाऊंगा। कितने आइसोमर मिलेंगे बताओ। सर बेटा राइट में हो तो डेक्स्ट्रो बोलते हैं और लेफ्ट में ज्यादा हो तो लिगो बोलते हैं। लिगेंड बेटा, लिगेंड। अगर राइट में लिगेंड ज्यादा है तो डेक्स्ट्रो और लेफ्ट में लिगेंड ज्यादा है तो लिगो। सॉल्व जा। आपको आगे का लेक्चर एक से फिर और एक बार रिपीट करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। जो जो लोग आगे का लेक्चर भूल चुके हैं एक और बार जाके रिपीट कर लो। फर्स्ट लेक्चर कुछ लोग भूल गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर। मंडे का लेक्चर एक और बार रिपीट कर लो, ट्यूसडे का लेक्चर एक और बार रिपीट कर लो। आंसर बताओ बेटा, कुल कितने आइसोमर मिल रहे हैं? टोटल कितना समघटक मળી રહ્યા છે? चलो बताओ।
दो नहीं बेटा, अभी ध्यान से सुनो, ठीक है, मस्त बात बताता हूं। पहले तो ये आयन अंदर जा सकता है, इसको बाहर भेज सकता है। चलो, तो पहला आइसोमरिज्म तो कौन सा हो गया बेटा? आयोनाइजेशन। पहला कौन सा हो गया? आयोनाइजेशन। या सबने सही बोला, 6। तो आयोनाइजेशन, आयनिक हमेशा आइसोमर दो ही होते हैं, तो आयोनाइजेशन आयनिक दो मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। उसके बाद बेटा दूसरा ध्यान दो, अंदर का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, MX2L2। तो तुमको भौमितिक समघटक मिल जाएंगे बेटा, सिस ट्रांस। जियोमेट्रिकल आइसोमर मिल जाएंगे, सिस ट्रांस। देखो बनाते हैं, ये ट्रांस है, और ये सिस है। तो सिस ट्रांस वाले दो मिल गए, 4 हो गए। और बेटा अगर MX2L2 है तो सिस में आपको क्या मिलता है? डेक्स्ट्रोलिवो मिलता है बेटा। क्या मिलता है? डेक्स्ट्रोलिवो। तो ये ऑप्टिकल प्रकाशीय समघटक मिल गए, 2। टोटल कितना हो रहा है? 2 2 2 बेटा, टोटल हो रहा है 6। बोलो कोई दिक्कत? क्या MCQ आज के क्लियर है? क्या मैं नया चैप्टर चालू कर सकता हूं? बताइए बच्चों, क्या मैं नया चैप्टर चालू कर सकता हूं? जिसको भी लग रहा है कि आगे के लेक्चर अभी सही से नहीं हुए हैं, लास्ट वाला फिर से, ओके बेटा फिर से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से इसको देखना है, अंदर वाले आयन को बाहर भेज सकते हो, बाहर वाले आयन को अंदर भेज सकते हो। आयनाइजेशन आइसोमर हमेशा कितने मिलते हैं? 2। उसके बाद MX2L2 जब होता है, ये वाला जब फॉर्मूला होता है, तब हमें दो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी मिलते हैं, दो भौमितिक समघटक भी मिलते हैं, और दो ऑप्टिकल आइसोमर भी मिलते हैं, प्रकाशीय समघटक भी मिलते हैं। ट्रांस और सिस दो मिल गए, और डेक्स्ट्रो लिवो सिस में से दो मिल जाएंगे। ये डेक्स्ट्रो है, अगर इसका लिवो बनाना है तो देखो ऐसे, तो ये बन गया लिवो। तो डेक्स्ट्रो लिवो दो, सिस ट्रांस दो, और आयोनाइजेशन दो, टोटल 4 आइसोमर मिलेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर का एक और करवा दीजिए, करवा देता हूं। क्या विश्वा को क्लियर है? डेक्स्ट्रोलिवो आइडेंटिफाई करने वाला बेटा, मुझे आपको आपको एक और बार, मुझे लगता है मैं यहां पर तो करवा ही रहा हूं, लेकिन एक और बार आगे का वीडियो देख लेना। बहुत बच्चे गलती ये करते, मन नहीं हो रहा है, आप कराओ, हमको आगे का वीडियो चालू करने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा मत करो बेटा, वरना हम यही चैप्टर पूरा मंथ करते रहेंगे, 1 महीने बाद फिर से भूल जाओगे, फिर से मैं यही चीज पढ़ाऊंगा क्लास में आकर। तो आप खुद आगे के वीडियोस अवेलेबल है, एक बार चेक कर लेना बेटा। देखो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, सौर्या ध्यान दो, बहुत इजी है। MLL3 ये वाला फॉर्मूला है, तो हम इजीली आइसोमर बना सकते हैं। ये लगा दिया मैंने लिगेंड, इसका मिरर इमेज बनाओ।
लिगेंड अगर राइट साइड ज्यादा है तो डेक्स्ट्रो, और लिगेंड अगर लेफ्ट साइड ज्यादा है तो बेटा लिवो। और दूसरा है MX2LL2। लिगेंड कहां ज्यादा है बेटा? राइट साइड ज्यादा है, लेफ्ट में तो एक ही है, तो डेक्स्ट्रो। और इसका ठीक मिरर इमेज बना दो। अब लिगेंड कहां ज्यादा है? लेफ्ट साइड ज्यादा है, तो लिवो। ये हो गए प्रकाशीय समघटक, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। बोलो बेटा सौर्या क्लियर है? वीबीटी थियरी समझ तो आ गई, पर लिखनी कैसे वो एक बार समझा दो। ध्रुव पूछ रहा है सर वीबीटी थियरी लिखनी कैसे? चलो मैं आज एक वीबीटी थियरी तुम्हारे सामने लिखता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना और समझना। गुजराती में भी लिखूंगा और इंग्लिश में भी लिखूंगा, मुझे दे दिया किसी ने। NiCl4-2, तो मैं ऐसे लिखना चालू करूंगा। इन गिवन कंपाउंड oxidation state of central atom is +2 as given below। पहले पूरा इंग्लिश में लिखूंगा, फिर पूरा गुजराती में लिखूंगा, ठीक है? फिर मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में लिखूंगा इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन Ni+2 is as given below। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तुमको डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है? So we can draw the electron configuration of Ni+2 to understand hybridization more easily। फिर इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, here the present ligand is weak, so there will be no rearrangement of electrons and the configuration will be same as given above। फिर वही फिर से लिखनी है।
चलो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखना है? उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस ये लिखना है बेटा कि नाउ वी विल पुट इलेक्ट्रॉन पेयर्स of ligand and we will calculate hybridization of the compound. अभी नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आपको ड्रॉ करनी है. अब यहां पर ये Ni2+ नहीं रहा, ये लिगेंड के साथ जुड़ चुका है, तो यहां हम पूरा लिखेंगे NiCl4-2. ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे भर दिए. ठीक है, फिर इसके इलेक्ट्रॉन भर देंगे. हम यहां पर स्टार क्यों करते हैं बेटा? ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए. किसके बीच में डिफरेंशिएट कर पाए? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और पहले के इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि आपके पास तो दो कलर की पेन होगी नहीं, तो इसीलिए एक में एरो करते एक में स्टार करते ताकि पता लगे पेपर चेकर को. अब फिर से सेंटेंस लिखना है. लिगेंड्स आर फिल्ड in 4s and 4p orbit. So the hybridization will be sp3 और उसके ऊपर हाईलाइट कर दो. So as per the VBT theory, कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुमको पूरा लिखना है, ये शॉर्ट में नहीं लिखना है. कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4 एंड जियोमेट्री विल बी, कौन सी जियोमेट्री होगी बच्चों? sp3 है तो टेट्राहेड्रल. उसके बाद लिखना है कि हियर इन इलेक्ट्रॉन कन्फी लिख रहा हूं, तुमको कन्फिग्रेशन पूरा लिखना है. इन NiCl4-2 there are 2 unpaired electrons. So the compound will be paramagnetic. The magnetic moment डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं. अगर ये पॉइंट ना लिखे तो बेटा आधे मार्क मिलेंगे, 4 में से 2 मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. 4 में से 2 मार्क चाहिए तो पॉइंट मत लिखो. पैरामैग्नेटिक, द मैग्नेटिक मोमेंट will be as given below. फिर गिन लो. न्यू इक्वल टू रूट n, n+2, 2+2. बात खत्म. गुजराती मीडियम वाला છોકરાઓ ધ્યાન આપો. આવી રીતે લખવાનું. આપેલા સંયોજનમાં ઓક્સિડેશન આંક મધ્યસ્થ પરમાણુનો નીચે આપેલ પ્રમાણે છે. આપેલા સંયોજનમાં નીચે આપેલ પ્રમાણે મધ્યસ્થ પરમાણુનો ઓક્સિડેશન આંક છે. પછી આ ગણી લેવાનું. પછી લખવાનું કે Ni+2 ની ઇલેક્ટ્રોન રચના નીચે પ્રમાણે છે. પછી એની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી દેવાની. પછી લખવાનું કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા પર Ni+2 જે ખરું
એની ઇલેક્ટ્રોન રચના ઉપર આપેલી છે, તો એના ઉપરથી આપણે શું ગણી શકીએ છીએ? ઇલેક્ટ્રોન રચના ઉપરથી તો આપણે સંકરણ ગણી શકીએ છીએ. તો સંકરણને સમજવા માટે Ni+2 ની ઇલેક્ટ્રોન રચનાને આપણે વધુ વિગતવારે દોરીશું. પછી આ વિગતવારે દોરી દેવાની. પછી લખવાનું અહીંયા આગળ નિર્બળ લિગેન્ડ હોવાથી ઇલેક્ટ્રોનની ફેર ગોઠવણી થશે નહીં અને ઇલેક્ટ્રોન રચના આપેલ છે તેવી જ રહેશે. એવી ને એવી ફરીથી લખી દેવાની. પછી લખવાનું હવે આપણે લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપેલ ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં મૂકીશું. પછી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ મૂકી દેવાના અને પછી લખવાનું કે અહીંયા આગળ લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મોએ 4s અને 4p કક્ષક ભરેલી હોવાથી અહીંયા આગળ મળતું સંકરણ sp3 છે. sp3 સંકરણ મળવાના કારણે આપણે જાણી શકીએ છીએ કે સવર્ગ આંક 4 થશે અને રચના चतुष्फलकीय થશે. અને उसके बाद गुजराती मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि भाई અહીંયા આગળ આપેલ ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં બે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે, જેના કારણે આપેલ સંયોજન પ્રતિચુંબકીય છે અને આપેલ संयोजनની चुंबकीय चाक मात्रा नीचे प्रमाणे गणी शकाय છે. और फिर ऐसे गिन लेना है. इतना लिखना है बेटा तो ही मार्क मिलेंगे. डायरेक्ट ऐसे ड्राइंग करके आगे, रफ वर्क करके आगे, बेटा पेपर लिख रहे हो, रफ वर्क नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना. दूसरी चीज बेटा, हम लोग गुजरात बोर्ड में, अगर सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्ट लिखा होता तो पूरे मार्क मिलते. मैं गलत नहीं बता रहा हूँ. अगर आप सीबीएसई में होते और डायरेक्ट लिखा होता तो आपको फुल मार्क्स मिलते, लेकिन बेटा आप गुजरात बोर्ड में पढ़ रहे हो तो आपको पूरा लाइन टू लाइन लिखना पड़ेगा. चलो, आज के पेपर में और कोई डाउट है बेटा? इस चैप्टर में और कोई डाउट है? इस चैप्टर को फुल एंड फाइनल करेंगे बेटा. नोमेनक्लेचर का एक एमसीक्यू आता है, वो हमने नहीं किया. नामकरण नहीं करी छोकराओ, नोमेनक्लेचर नहीं किया, बाकी सब किया है. 7 मार्क आ गए हमारे. 7 मार्क आ चुके हैं इस चैप्टर में. 8 में से 7 मार्क कर लिया हमने. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. ओके बेटा, चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट. गुजराती मीडियम वाला छोकराओ पण ध्यान आपसे बेटा. चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, धातु अवस्था अथवा तो घन अवस्था. घन अवस्था बेटा सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं. ध्यान दो, पहला क्वेश्चन ही आईएमपी है. पहलो प्रश्न आईएमपी है. पहला क्वेश्चन कौन सा बेटा? टेबल है 1.1. टेबल 1.1. डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड. અહીંયા આગળ છોકરાઓ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ અને अस्फटिकमय घन पदार्थ વચ્ચેનો તફાવત આપેલો છે. बहुत ही आईएमपी है. तुम्हारे 2023 के पेपर में 2 मार्क में इस टेबल में से क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? बोलो बताओ. 2023 के पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क में. मुझे याद है 2 पॉइंट लिखने थे. टोटल कितने पॉइंट है इसमें? 7 पॉइंट है बेटा, जिसमें से 2 पॉइंट लिखने के लिए बोला गया था. तो ये टेबल आईएमपी है बेटा. आ कोष्टक इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है. चलो बेटा, तो डिफरेंस पढ़ते हैं. तफावत भणीशुं छोकराओ. पहला प्रॉपर्टी शेप, आकार की बात करिए जी छोकराओ. क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफाइनाइट जियोमेट्रिकल शेप होता है. ચોક્કસ લાક્ષણિક ભૌમિતિક આકાર હોય છે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થનો બેટા. સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ.
जबकि जो बेटा एमोर्फस होता है वो इरेग्युलर शेप का होता है, अनियमित आकारનો अस्फटिकमय घन पदार्थ જોવા મળશે। 3 मार्क में था, यस बेटा 3 मार्क में। उसके बाद दूसरा पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, बेटा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ચોક્કસ गलन बिंदु है बेटा, ચોક્કસ तापमाने पिघळશે, जबकि जो एमोर्फस है ग्रेजुअली सॉफन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमानના ગાળા દરમિયાન ધીમે ધીમે ગરમ થાય છે। अब बेटा ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन समझना, क्यों पूरा धीरे धीरे पिघल रहा है, क्यों धीरे धीरे पिघल रहा है, उसके पीछे का रीजन है। ठीक है, बेटा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्फटिकमय घन पदार्थ, और ये बेटा एमोर्फस सॉलिड है, अस्फटिकमय घन पदार्थ। तो इसका शेप कैसा है बेटा, रेगुलर शेप है, आकार क्यों है बेटा, नियमित, और इसके अंदर पार्टिकल की अरेंजमेंट से बनने वाला शेप देखो बेटा इरेग्युलर है, अनियमित। पहला पॉइंट क्लियर है बेटा, पहला पॉइंट क्लियर है, यस और नो। तुम्हारा स्फटिकमय घन पदार्थ क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप रेगुलर है और एमोर्फस का नहीं है, अस्फटिकमय घन पदार्थ नो शेप बराबर नहीं। बोलो बेटा क्लियर है इतना? ठीक है, अभी इसमें ध्यान से देखना, सभी बॉन्ड लेंथ सेम है। अगर ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी है, ये पार्टिकल डी है, तो ए बी के बीच का बंध का लंबाई बॉन्ड लेंथ, बी सी के बीच का बॉन्ड लेंथ, सी डी के बीच का बॉन्ड लेंथ, सारे बॉन्ड लेंथ सेम है। लेकिन यहां पर अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए और बी के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो सी, बी और सी के बॉन्ड लेंथ जैसा नहीं है। बी और सी का बॉन्ड लेंथ सी और डी जैसा नहीं है, बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस है बेटा, बंध लंबाई में अहिया फर्क है। उसके कारण बेटा जब इसको गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो सारे बॉन्ड एक साथ टूटेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो सारे बॉन्ड एक साथ टूटेंगे बेटा, बद्धा बंध एक साथ टूटसे और ये इजीली पिघलेगा फट से। अगर ये बॉन्ड 30 डिग्री सेल्सियस पर टूट रहा है तो सारे बॉन्ड 30 डिग्री सेल्सियस पर ही टूटेंगे। लेकिन यहां पर एक बॉन्ड छोटा है मतलब ज्यादा मजबूत है, एक बॉन्ड बड़ा है मतलब कम मजबूत है, तो एक 30 डिग्री सेल्सियस पे टूट रहा है, दूसरा 25 डिग्री सेल्सियस पे टूट रहा है, अलग अलग टेम्परेचर पे बॉन्ड टूट रहे हैं, इसलिए ये कोई फिक्स टेम्परेचर पे नहीं पिघलता, पूरा रेंज होता है टेम्परेचर का जिसके अंदर ये धीरे धीरे पिघलता जाता है। बोलो सेकेंड पॉइंट क्लियर है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट वाला? यस और नो लिखो। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट बेटा cleavage property, when cut with a sharp edge split it into two pieces, nearly generated surface are plain and smooth। જ્યારે તીક્ષ્ણ ધારવાળા સાધન વડે કાપવામાં આવે ત્યારે બે સરખા ભાગમાં વિભાજિત થાય છે અને સપાટી સાદી અને સુવાળી મળે છે।
जबकि एमोर्फस सॉलिड में जब काटते हैं बेटा तो दो सही एजेस नहीं मिलते हैं, इरेग्युलर एजेस मिलते हैं, बे अनियमित भागमा विभाजित થાય છે बेटा, सीधी सी बात है। एक लकड़ी लो और एक थर्मोकॉल लो, लकड़ी को काटो, थर्मोकॉल को काटो। जब लकड़ी को काटोगे बेटा, जो स्फटिकमय घन पदार्थ है लकड़ी, मान लो बेटा तुम लकड़ी को काट रहे हो तो तुमको शार्प एजेस मिलेंगे, एकदम शार्प, जैसे नए ही टुकड़े हैं ऐसा लगेगा। लेकिन बेटा जब तुम थर्मोकॉल को काटोगे तो थर्मोकॉल को काटने पर इरेग्युलर सरफेस मिलेगी। कैसी सरफेस मिलेगी? इरेग्युलर, क्योंकि थर्मोकॉल क्या है? एमोर्फस अस्फटिकमय घन पदार्थ, और लकड़ी क्या है? क्रिस्टलाइन स्फटिकमय घन पदार्थ। तो तीसरा पॉइंट क्लियर है बेटा? थर्ड पॉइंट क्लियर है? यस और नो? ठीक है। उसके बाद हीट ऑफ फ्यूजन, बेटा पिघलने के लिए जो गर्मी देनी पड़ती है वो है हीट ऑफ फ्यूजन, और कुछ नहीं। मेल्टिंग पॉइंट जैसा ही है, डिफाइनाइट होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट डिफाइनाइट है तो हीट ऑफ फ्यूजन भी डिफाइनाइट है। निश्चित असे गलन उष्मा, और क्रिस्टल एमोर्फस में नहीं होगा। एमोर्फस में हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो फिक्स डिफाइनाइट नहीं होगा, अस्फटिक महिमा नहीं होगा। हीट ऑफ फ्यूजन मतलब एक टाइप से समझ लो किसी भी चीज को मेल्ट करने के लिए देने वाली हीट, इसमें फिक्स है। निश्चित से छोकराओ स्फटिक महिमा क्रिस्टलाइन में फिक्स है, एमोर्फस में फिक्स नहीं है, अस्फटिक महिमा फिक्स नहीं। इसमें बच्चों को बहुत गड़बड़ होती है। विषम दैशिकता, एन आइसोट्रोपी, बेटा व्हाट इज आइसोट्रोपिक, व्हाट इज एन आइसोट्रोपिक समझाता हूं। ध्यान से सुनना, मैं यहां से कुछ पास कर रहा हूं बेटा, मैं यहां से कुछ पास कर रहा हूं और मैं यहां से कुछ पास कर रहा हूं। मान लो एक टाइप से रेडिएशन पास कर रहा हूं। क्या पास कर रहा हूं बेटा? रेडिएशन। मैंने एक बार ऐसे पास किया, एक बार ऐसे पास किया। तो जब मैंने रेडिएशन को ऐसे पास किया बेटा तो रास्ते में कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं है। लेकिन जब मैं ऐसे पास कर रहा हूं रेडिएशन तो रास्ते में पार्टिकल्स मौजूद है। यहां पर देखो, यहां पर चाहे बेटा मैं ऐसे पास करूं, चाहे मैं ऐसे पास करूं, चाहे मैं ऐसे पास करूं, कहीं से भी मैं बेटा पास करूंगा मुझे कहीं ना कहीं तो पार्टिकल मिल ही जाएगा। क्यों पार्टिकल मिल जाएगा? क्योंकि इरेग्युलर अरेंजमेंट है, अनियमित अरेंजमेंट से, जबकि यहां पर रेगुलर अरेंजमेंट है, नियमित अरेंजमेंट है। तो मैं रेडिएशन पास करूंगा तो मुझे पता है कुछ जगह ऐसी होगी जहां पर कभी भी मुझे रेडिएशन के बीच में पार्टिकल नहीं आएगा, और कुछ जगह ऐसी होगी जहां पर हमेशा रेडिएशन के बीच में पार्टिकल आएगा। मतलब कि यहां जब मैं अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में रेडिएशन पास कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट डिफरेंट मिल रहा है। जुदी दिशा में जुदी निपज, जबकि यहां पर मैं किसी भी डायरेक्शन में पास करूं रेडिएशन, डिफरेंट डायरेक्शन, सेम रिजल्ट। जुदी दिशा में समान निपज। जब आपको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रिजल्ट मिलता है तो इसको एन आइसोट्रोपिक, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ एन आइसोट्रोपिक कहते हैं, विषम दैशिक। અને જ્યારે બધી જ દિશામાં સેમ રિઝલ્ટ મળે
तो उसको समदैशिक मतलब कि आइसोट्रोपिक कहते हैं। चलिए, तो स्फटिकमय घन पदार्थ बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक है, विषमदैशिक है, लेकिन जो अस्फटिकमय घन पदार्थ जो एमोर्फस है वो आइसोट्रोपिक है। ट्रू सॉलिड है, स्फटिकमय घन पदार्थ हो, साचा घन पदार्थ हो। स्यूडो सॉलिड या सुपरकूल लिक्विड है, आभासी घन पदार्थ हो अथवा तो ठंडा करेला अतिशीत प्रवाही पदार्थों से। इसका एग्जांपल है ग्लास बेटा, ग्लास। जब मार्केट में से तुम बेटा नया नया कांच का ग्लास लाते हो ना, तो उस कांच के ग्लास की विड्थ चेक करना, ऊपर नीचे हर जगह से सेम होगी। फिर घर से निकालना एक 10 साल पुराना ग्लास, ऊपर से ग्लास की विड्थ पतली होगी लेकिन नीचे से ग्लास की विड्थ ज्यादा होगी। ऐसा क्यों हो गया बेटा? ग्लास की जो विड्थ है बेटा, वो नीचे के तरफ से ग्लास मोटा और ऊपर के तरफ से पतला क्यों हो गया बेटा? ऐसा क्यों हो गया? ऐसा होने का रीजन ये है कि ये सुपरकूल लिक्विड है, अतिशीत प्रवाही है बेटा। तो ग्रेविटी के कारण जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ऊपर से पार्टिकल नीचे आते गए, नीचे जमा होते गए, इसलिए ग्लास ऊपर से पतला और नीचे से मोटा होता गया। तो नेचर ये ट्रू सॉलिड है स्फटिकमय घन पदार्थ, और स्यूडो सॉलिड्स है अस्फटिकमय घन पदार्थ, ये आभासी घन पदार्थ है। एंड ऑर्डर, रेंज ऑफ ऑर्डर बेटा, यहां पर जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है पूरे सॉलिड में वैसी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। और यहां पर जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है परमाणुओं की गोठवनी से, वो चेंज होती जाएगी। शॉर्ट रेंज ऑर्डर है यहां पर, और यहां पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। तो बेटा 7 पॉइंट पता होने चाहिए। 7 पॉइंट फिर से लिखेंगे, 7 पॉइंट बेटा। क्रिस्टलाइन એટલે કે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ માટે, एंड एमोर्फस अस्फटिकमय घन पदार्थ માટે। ध्यान से देखो और समझो। चलो फटाफट बेटा, पहला पॉइंट क्या है बेटा? पहला पॉइंट है कि जो शेप है वो कैसा है? डिफाइनाइट। बेटा आकार केवो छे? निश्चित। तो इसमें उसका उल्टा होगा, डिफाइनाइट नहीं है, अनिश्चित छे। चलो फिर दूसरे बारे में आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। ये भी कैसा है बेटा? डिफाइनाइट। गलन बिंदु केवू छे बेटा? निश्चित। निश्चित कैसे लिखते हैं बेटा? मुझे नहीं आता, ठीक है, देख लेना तुम लोग। लेकिन यहां पर मेल्टिंग पॉइंट, गलन बिंदु कैसा होता है बेटा? पूरा रेंज होता है। क्या होता है बेटा? पूरा रेंज होता है, फिक्स नहीं होता है। तीसरी बात बेटा, ये कैसे है? ट्रोपिज्म, एनाइसोट्रोपिक, विषमदैशिक, अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग, और ये आइसोट्रोपिक, समदैशिक, अलग अलग डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी। चौथा पॉइंट बेटा, हीट ऑफ फ्यूजन, फिक्स है बेटा। गलन उष्मा फिक्स है छोकराओ, और इधर फिक्स नहीं है। पांचवा पॉइंट बेटा, कट करो तो शार्प एज मिलेंगे, सुवाड़ी धार मरसे बेटा। इधर इरेग्युलर एज मिलेगा। एमोर्फस के अंदर बेटा, अस्फटिकमय घन पदार्थ में अनियमित धार। हीट ऑफ फ्यूजन मतलब किसी भी चीज को पिघलाने के लिए जितना हीट देना पड़ता है वो बेटा। उसके बाद कौन सा पॉइंट रह गया बेटा? यस, नेचर बेटा, नेचर रह गया। नेचर, ट्रू सॉलिड,
साचा घन से बेटा स्वभाव, स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट है छोकराओ। चलो ट्रू, साचा साचा घन से बेटा स्यूडो सॉलिड, आभासी घन, उसको और क्या कहते हैं बेटा? स्यूडो सॉलिड आभासी घन को और क्या कहते हैं? तो अतिशित प्रवाही, सुपर कूल्ड लिक्विड। एंड लास्ट पॉइंट है बेटा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। गोठवणी बेटा, परमाणुओं की गोठवणी इसमें कैसी है बेटा? लॉन्ग टर्म। गुजराती में उसको क्या बोला है? लांबा विस्तार में, लांबो क्रम। जबकि यहां पर होती है अरेंजमेंट शॉर्ट टर्म, टूको क्रम। अरेंजमेंट इसमें ठीक नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन के बीच में डिफरेंस क्या है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है टेम्परेचर, तापमान। गलन बिंदु शू दर्शावे? तापमान, कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। लेकिन हीट कितनी देनी पड़ी? 10 जूल, 50 जूल, 1000 जूल। हीट का जो कैलकुलेशन है, हीट एनर्जी का कैलकुलेशन, दैट इज हीट ऑफ फ्यूजन। बराबर। मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है टेम्परेचर, हीट ऑफ फ्यूजन दिखाता है हीट एनर्जी कितना दिया वो। बोलो क्लियर है सौर्या? ओके, तो 7 पॉइंट क्लियर है। बोलो बेटा, मैथ्स के सर का टाइम होने वाला है, मैथ्स के लेक्चर का, मैथ्स के सर का टाइम होने वाला है। बस आज ये चैप्टर 1 में एक ही होमवर्क है बेटा। चलो होमवर्क भी लिख देता हूं। होमवर्क एंड टेस्ट सिर्फ टेबल 1.1, और कुछ नहीं दे रहा हूं। घर से सिर्फ एक चीज प्रिपेयर करनी है, टेबल 1.1, और कुछ नहीं करना है। बोलो बेटा, आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम? बोलो, चैप्टर 1 में सिर्फ टेबल 1.1 किया है, कोई प्रॉब्लम? नहीं है? ठीक है, जिसको भी डाउट नहीं है चैप्टर 1 के टेबल 1.1 में, कोष्टक 1.1 छोकरा हो, जिसको डाउट नहीं है वो लोग जा सकते हैं, बाय बाय। और जिसको डाउट है वो बोल दो फटाफट। टेस्ट में अच्छे से लिखना और अच्छे मार्क्स लेके आना बच्चों। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? नाइस नाइस, चलो बाय बाय, मिलते हैं बच्चों। चलो बच्चों, बाद में मिलते हैं, बाय बाय।